स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं यानी ऐसी संख्या जिनका अस्तित्व होता है। यदि हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो नंबर लाइन के अंदर जिन संख्याओं का अस्तित्व है, जैसे यदि हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो नंबर लाइन, अगर हम एक लाइन ले रहे हैं और इस लाइन के ऊपर यदि हम यहाँ पर 0 लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5। यदि आपको 1/2 दिखाना है तो 1/2 की वैल्यू लगभग 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। यदि आपको 2.5 दिखाना है या तो 2.5 मीन्स वैल्यू इन द प्लेस ऑफ बिटवीन 2 और 3 के बीच में। तो 2.5 जो है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। यदि आपको वर्गमूल 2 की वैल्यू दिखानी है तो वर्गमूल 2 भी यानी इसका जो मान है वो है 1.414। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। चूँकि ये सभी नंबर, चाहे वह परिमेय संख्या हो चाहे वह अपरिमेय संख्या हो, चूँकि वो नंबर लाइन पे हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, अतः हम इसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो हैं, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक है परिमेय संख्याएं और दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप जानते हो कि ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां Q की वैल्यू 0 नहीं है। और अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। और अपरिमेय संख्या, जैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, अपरिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 तथा अगर हम दशमलव की बात करते हैं तो 1.40, 400, 400, 4 डैश। इसी प्रकार यदि हम और आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं कि 1.5105, 5100, 5100, इस प्रकार की संख्याएं भी अपरिमेय संख्या होती हैं। और चूंकि दोनों ही संख्याएं नंबर लाइन के ऊपर हैं, अतः हम इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कह सकते हैं और वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, किसी संख्याओं में क्या संबंध पाया जा सकता है। तो अगर हम इस बात को देखें तो आप कुछ संख्याओं को लिखने का जो तरीका है, जो हम अब तक पढ़ते आए हैं और आपने ध्यान किया भी होगा कि यदि हम 12 के अंदर 5 से भाग देते हैं तो 5 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 5 दूनी 10 और शेष फल बच गया 2। यदि हम इसको चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो कि 12 को हम इस प्रकार भी लिख देते हैं, 12 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 2, यानी 5 दूनी 10 में 2 जोड़ते हैं तो 12 आ जाता है। तो 5 और 12 का जो संबंध है वो हम 12 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 13 और 5 के बीच में क्या संबंध है? तो 13 में आप 5 का भाग छोटी संख्या से भाग दीजिए, 5 दूनी 10 और 13 में से 10 घटाए तो बच गए 3, यानी हम 13 को 5 के रूप में लिख सकते हैं। 13 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 3, 5 दूनी 10 प्लस 3 यानी 13। तो 5 और 13 के बीच का संबंध हो गया। इसी प्रकार यदि हम 14 को 5 के पहाड़े में लिखना चाहेंगे
तो 14 में 5 का भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, 14 में से 10 घटाए 4 शेषफल बच गए। तो 14 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 प्लस 4। इसी प्रकार यदि हम 15 के अंदर 5 का भाग देते हैं, 15 में 5 का भाग देते हैं तो आप देखेंगे कि 5 तियाँ 15, 3 बार पूरा पूरा भाग चला गया, और जब 3 बार पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल क्या बच गया? 0। तो 15 को हम व्यक्त कर सकते हैं 15 बराबर 5 गुणा 3 प्लस 0। इसी प्रकार यदि हम 16 को देखें तो 16 में यदि हम 5 का भाग देते हैं तो 5 3 15 बच गया, 16 में से 1 गया तो बच गया शेषफल 1। तो 16 को हम लिख सकते हैं 16 बराबर 5 गुणा 3 प्लस 1। इसी प्रकार अगर हम 17 की बात करते हैं तो 17 में अगर हम 5 का किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो 5 3 15 और शेषफल बच गया 2। 17 को कैसे लिखा आपने? 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 जमा 2। तो इसको अगर आपने पहले भी पढ़ा है 8th और 9th तक कि भागफल जब क्रिया करते हैं तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य जिसके अंदर भाग दिया जाता है, भाजक जिस संख्या से भाग दिया जाता है, और भागफल जो भाग देने पर जो संख्या जाती है उसे हम भागफल कहते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अच्छा, आपने तो इसी को यूक्लिड ने अपने रूप में एक गणित की भाषा में लिखा है कि किसी भी संख्या a को b के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब r आपने देखा होगा कि हमेशा r का मान जो है वो भाज्य से छोटा होता है। तो जहाँ r हमेशा भाजक से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है, तो इसे ही यूक्लिड ने इस प्रकार से अपनी भाषा के अंदर कहा है, जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q व r विद्यमान है जहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर और r का मान 0 या 0 से बड़ा है और b से छोटा है। जो काम हम अब तक करते आ रहे हैं उसे ही यूक्लिड ने एक गणित की भाषा में व्यक्त किया कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या गुणांक जो है q और r इस प्रकार से विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 या 0 से बड़ा है और b से छोटा है। इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन अब है, नेक्स्ट टर्म आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करना, एक ही स्टेप को बार बार रिपीट करना और उसके द्वारा किसी समस्या को हल करने को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। उसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से किन्हीं संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF कैसे निकालते हैं। जैसे 16 और 12 इन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालिए। तो 16 के अंदर हम 12 छोटी है तो 12 से भाग देंगे और 16 को अंदर लिखेंगे, तो 12 का भाग 16 में एक बार जा रहा है, 12 एकम 12। 16 में से 12 घटाए तो आंसर आ गया 4। इसको हम यूक्लिड विभाजन तरीका में इस प्रकार से लिखते हैं कि 16 बराबर 12 गुणा 1, 12 का पहाड़ा एक बार बोला है तो 12 गुणा 1 प्लस 4। अब हम
जो भागफल 4 आया, शेषफल 4 आया, वो नया भाजक बन जाएगा, और जो पहले भाजक था 12 वो भाज्य के अंदर चला जाता है। अब हम 12 में 4 का भाग देते हैं तो 4 तियां 12, शेषफल बच गया 0। तो 12 को अब हम लिखेंगे इस प्रकार से कि 4 गुणा 3, क्योंकि 4 का पढ़ा 3 बार गया इसलिए 4 गुणा 3, प्लस शेषफल 0 बचा तो प्लस 0, तो 12 बराबर 4 गुणा 3 प्लस 0। अच्छा, अगर हम इसको यूक्लिड के रूप में देखें तो ये हमारा पास आ गया a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में आ गया। जब r का मान 0 आता है तो b का मान महत्तम समावर्तक कहलाता है, यानी b यहाँ पर क्या है 4 है, तो यहाँ SCF क्या हो गया 4 हो गया, तो 12 और 16 का महत्तम समावर्तक यानी SCF कितना हो गया 4 आ गया। तो इस प्रकार से हम दो संख्याओं का SCF ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार देखो, अगर हम कुछ संख्याओं को देख रहे थे तो आपने यहाँ पे देखा कि पहला कुछ है, अगर अब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो जो 2 4 6 8 10 12, नेक्स्ट संख्या क्या हो सकती है आपकी 14, यस। इसके आगे 16, इसके आगे 20, यानी हम आगे संख्याओं का अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, क्या इसमें अगली संख्या हो सकती है 3 6 9 12 15 18, क्या होगा 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, यानी ये सब एक दूसरे से संबंध बता रही हैं। यदि हम इसके आगे संख्या चलते हैं 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 25, नेक्स्ट 5 1 30, नेक्स्ट 5 7 35, इस नेक्स्ट 5 8 40। इस प्रकार हम संख्याओं का अनुमान लगा सकते हैं। यदि हम 100 200 300 400 500 के रूप में देखें तो नेक्स्ट संख्या का अनुमान हो गया 600, यानी इन संख्याओं के बीच में संबंध है कि हम देख के अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं 12 और 5 की तो हम यूक्लिड के द्वारा हम इन दोनों का अनुमान लगा सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम करते हैं कि 27 और 12 का SCF ज्ञात करें। तो 27 और 12 का SCF निकालने के लिए 27 में हम 12 का भाग देते हैं, तो 27 में 12 का भाग दें तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बार भाग चला गया, और 27 में से 24 घटाए 7 में से 4 गए 3, 2 में से 2 गए 0। तो इसको कैसे लिखा हुआ आपने 27 बराबर 12 गुणा 2, 12 का पहाड़ा 2 बार गया तो 12 गुणा 2, और शेषफल को प्लस में लिख दिया। अब 3 जो शेषफल आया इसको भाजक मान लेते हैं नया, और 12 के अंदर जो पहले भाजक था उसके अंदर भाग देंगे। तो अब आप देखोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 3 और 4 के अंदर संबंध आ गया, 12 में से 12 गए जी। अब चूंकि r का मान यहाँ पे है, अब 12 को कैसे लिखा, 12 बराबर 3 गुणा 4 प्लस 0। तो यदि हम इसको यूक्लिड में देखते हैं तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब चूंकि यहाँ r का मान 0 आ गया, अतः b बराबर 3 जो है वो हमारा SCF होगा। इसी प्रकार कुछ अन्य संख्याओं के HCF भी आपको ज्ञात करने हैं। जैसे अब ये आपके लिए होमवर्क भी है, 40 और 6 का क्या संबंध है, 115 और 112 का क्या संबंध है, 27 और 6, 135 और 225, 12 और 256, 26 और 226 और 72। इन संख्याओं का HCF अपनी किताब में आप सॉल्व करेंगे। तो इन सवालों को 5 सवाल जो आपको दिए गए हैं अंत में, इनको आप कॉपी में करके दिखाएंगे। धन्यवाद।